Good evening, everyone. Am I audible? Hello. Yes, Am I sir. audible? Yes, sir. Good evening. Yes, sir. Okay. Thank you. Okay. So welcome to today's class. So in last class, what we had done, we had tried to get the overview of part one of CPC, that which we are going to study in the upcoming lectures. कि basically हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोग ने देखने की कोशिश किया था लास्ट क्लास में, जिसमें सेक्शन 9 से 35B का हम लोगों ने आइडिया लिया था कि उसमें क्या कंटेंट्स हैं, क्या हम लोग स्टेप्स प्रोसीजर्स हैं वो देखना है। फिर हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ सिविल सूट भी देखा था और ऑर्डर 1 से 20 तक भी देखा था कि ऑर्डर 1 से 20 में आखिर हमें किन किन चीजों को देखना है। तो आज से हम लोग फॉर्मली लाइक सीपीसी का जो टॉपिक वाइज जितने भी जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन सेक्शंस जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को पहले इनिशियल 2 लेक्चर्स में कवर अप कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग स्टेजेस ऑफ सीपीसी जब पढ़ेंगे हम लोग लाइक सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, ठीक है, फिर उसके अंदर सब जुडिस जुडिकाटा कुछ भी पढ़ेंगे तो ये सब जजमेंट डिक्री ऑर्डर वर्ड ये सब रिपीटेडली हम लोग को मिलते रहेगा। तो इट्स बेटर कि इनके बीच का डिफरेंस शुरू में ही जान लेना, इट्स इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके सेक्शन 2 में, अपार्ट फ्रॉम जजमेंट डिक्री एंड ऑर्डर, लाइक मीन प्रॉफिट। कि मीन प्रॉफिट क्या होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन होंगे, ठीक है। सो सेक्शन 2 के अंदर ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये सब केवल आपके प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, इवन फॉर द मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे आई थिंक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपका बनता है। तो आज के क्लास में हम लोग जजमेंट डिक्री और ऑर्डर इन तीनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस जानने का और इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। लाइक लास्ट क्लास में लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, स्टेजेस किया था सिविल सूट का, है ना। तो स्टेजेस सिविल सूट का हम लोगों ने जो किया उसमें हम लोगों ने देखा था सिविल सूट जो है उसमें सबसे पहला स्टेज क्या होता है, उसका इंस्टीट्यूशन सिविल सूट का। और कोई भी सिविल सूट इंस्टीट्यूट कैसे होता है, विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 26, ऑर्डर 4 है इससे रिलेटेड और ऑर्डर 7। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इशू ऑफ समन, कि कब समन भेजा जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑर्डर 5 इससे रिलेटेड डील करता है। और ये इशू ऑफ समन किसको, टू डिफेंडेंट, की प्लेंट फाइल हो गया तो उसके बाद डिफेंडेंट को समन भेजा जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप Appearance of party. नेक्स्ट अपीयरेंस है कि पार्टीज को फिर अपीयर होना होगा, डिफेंडेंट आएगा वो रिटन स्टेटमेंट देगा, ठीक है, नेक्स्ट रिटन स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अपीयरेंस ऑर्डर 9 आपका हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, कि उन लोग के बीच में आखिर इशू क्या है। एंड देन व्हाट विल हैपन आफ्टर एग्जामिनेशन, फ्रेमिंग ऑफ इशू। देयर आफ्टर इश्यूज विल बी फ्रेम्ड, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पता चल जाएगा ना कि वेयर पार्टीज आर एट इशू, तो उसके बाद इशू कोर्ट फ्रेम करेगी। और इशू फ्रेम करने के बाद फिर क्या होगा, दोनों पार्टीज अपने अपने विटनेसेस को लिस्ट करेगा और उसके बाद कोर्ट जो है समन करेगा विटनेसेस को, है ना, जो भी विटनेसेस हैं उन लोगों को कोर्ट में बुलाएगा। और विटनेसेस को बुलाने के बाद फिर उसके बाद एग्जामिनेशन और हियरिंग होगा विटनेसेस का, एग्जामिनेशन एंड हियरिंग ऑफ विटनेसेस। एंड देन देयर आफ्टर इन लोगों का जो एग्जामिनेशन और हियरिंग होगा ये फाइनल हियरिंग होता है। इसके बाद एक आर्ग्यूमेंट दोनों पार्टीज को देने रहेगा अपने साइड से, एंड देन देयर आफ्टर द जजमेंट विल बी गिवन, एंड देन decree will follow the judgment, and thereafter decree has to be executed. So this is the procedure stages how a civil suit goes, ठीक है, कि सिविल सूट कैसे होता है आपका कोर्ट में, यही आपके स्टेजेस है, ठीक है सर। ओके हाँ सर ये रिजॉइंडर कब फाइल होता है सर? यस सर रिजॉइंडर कब फाइल होता है सर? रिजॉइंडर जब, वो तो सबसे पहला स्टेज है। मान लिया अगर आप प्लेंट फाइल कर रहे हैं, ठीक है, प्लेंट फाइल कर रहे हैं उसी समय आपको जॉइंडर के बारे में बताना होता है। फिर बाद में अगर आपको कोई और
कोई और पार्टीज को ऐड करना है या किसी को रिमूव करना है, ठीक है, या रीजॉइंडर फाइल करना है, तो कोर्ट के एप्लीकेशन, कोर्ट के लीव से आप फाइल कर सकते हैं। उसके लिए ये स्टेज नहीं है, लेकिन फ्रेमिंग ऑफ इशू के पहले ये सारा कुछ हो जाना चाहिए। एक बार इशू फ्रेम हो गया फिर आप ये सब नहीं कर सकते रिजॉइंडर, राइट। जैसे ऑर्डर 1 में आपका है ना पार्टीज टू सूट, पार्टीज कौन कौन होनी चाहिए, तो आपका ऑर्डर 1 जो है ये किस स्टेज में आप फॉलो करें, पहली स्टेज में ना, जब प्लेंट फाइल करते हैं उसी वक्त तो डिफेंडेंट को ज्वाइन कराना होता है या फिर आपको प्लेंटिफ को ज्वाइन कराना होता है, तो इसके बाद आप कभी भी रिजॉइंडर फाइल कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, राइट। यस, किसका क्वेश्चन था? सर क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक, चलो ठीक है। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग जो सेक्शन ऑर्डर्स किए थे उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, राइट। सो ऑब्जेक्शन अगर किसी को ज्यूरिसडिक्शन के लिए रेज करना होता है, कहां ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, किस सेक्शन में बताइए? Section 21. यस, अंडर सेक्शन 21 ऑब्जेक्शन इज टू बी रेज्ड, ठीक है। फॉरेन समन, व्हिच सेक्शन डील्स विद फॉरेन समन? 29. Okay, section 29. Which section deals with summon to those witnesses who had been detained in prison? जिनको डिटेन या कस्टडी, जो डिटेन है या कस्टडी में रखे गए हैं, उनसे रिलेटेड कौन सा ऑर्डर डील करता है? Order 16A. यस, ऑर्डर 16A। एडजर्नमेंट? 17. 17. यस। व्हाट इज ऑर्डर 19? Affidavit. Yes, it is affidavit. Admission, notice for admission, कौन सा ऑर्डर? 12. 12. ऑर्डर 12। प्रोडक्शन, impounding of document and return of document? 13. 13। ओके, चलो ठीक है। ओके, ये सारे सेक्शंस ऑर्डर्स हम लोग बराबर जो है जब भी टाइम मिलेगा हम लोग इसको रिवाइज करते रहेंगे ताकि याद रहे। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, ये टॉपिक के अंदर आप लोग जब भी कॉलेज में पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, आप लोग जो बुक्स में टकवानी हो गया या जो भी बुक्स है उसमें आप लोग एसेंशियल्स देखते होंगे, काइंड्स देखते होंगे, डिफरेंसेस देखते होंगे, दैट्स इट, ठीक है। वो सब तो देखना ही है, एग्जाम में हमें वही सब लिखना है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट द जजमेंट इज, व्हाट द डिक्री इज एंड व्हाट द ऑर्डर इज। बस हम पढ़ लेना कि इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन व्हिच कंक्लूसिवली डिटरमाइन, दैट इज नॉट सफिशिएंट। यू मस्ट नो कि एग्जैक्टली व्हाट इज डिक्री, व्हाट इज जजमेंट, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझते हैं कि एक्चुअली में ये होता कैसा है, ठीक है। आखिर जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर में क्या होता है, और फिर जो हम लोग को जो इसके अंदर कंटेंट है वो सब तो देखना ही देखना है। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों का डेफिनेशंस देखते हैं। फॉर डेफिनेशन विल हैव टू सी द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में हम लोग पहले तीनों के डेफिनेशंस को देखते हैं एंड देन वी विल come to the content part. ओके, तो सबसे पहला है डिक्री का, हम लोग देखते हैं क्या डेफिनेशन है। सबसे जजमेंट का डेफिनेशन देखते हैं, राइट। जजमेंट आपको कहां डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 के अंदर। ये क्या बता रहा है कि जजमेंट क्या होता है? कि जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज, ठीक है, ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, कि डिक्री और ऑर्डर किस ग्राउंड पे पास हो रहा है, किस क्या आधार है कोई भी डिक्री देने का, कोई भी ऑर्डर देने का, ठीक है, उसी को हम कहते हैं वो जजमेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। आप लोग इंडियन कानून खोलते हैं, मनु पात्रा खोलते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग एससीसी ऑनलाइन, जो भी है, जहां से भी आप लोग जजमेंट पढ़ते हैं, वो क्या होता है? वो ऑथर्ड होता है, किसके थ्रू? जज के थ्रू ऑथर्ड होता है। और वो क्या, जिस बेसिस पे कोई ऑर्डर, कोई डिक्री पास किया जा रहा है, वो सारा कुछ जजमेंट में कंटेंट होता है, ठीक है। तो अभी बस हम लोग तीनों का डेफिनेशन देखते हैं, फिर इन तीनों को समझते हैं। पहले तो ये हम लोग समझ गए कि जजमेंट क्या हुआ, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द जज गिवन ऑन द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। तो डिक्री और ऑर्डर भी अब देखना जरूरी है कि डिक्री और ऑर्डर भाई क्या होता है। ऑर्डर देखो, ऑर्डर आपका सेक्शन 214 में डिफाइंड है। 214 ऑर्डर क्या बताता है कि इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट।
फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, डिक्री भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, लेकिन वैसा फॉर्मल एक्सप्रेशन जो कि डिक्री नहीं है वो आपका ऑर्डर हो जा रहा है। तो अब ये क्या हुआ, तो अब ऑर्डर समझने के लिए आपको डिक्री समझना पहले जरूरी होगा। तो अब डिक्री को देखते हैं। देखो तीनों को पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग तीनों को समझते हैं। अब डिक्री क्या बता रहा है कि डिक्री मींस सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, इट मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit। कि डिक्री क्या है, ये भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो कि कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन कर दे रहा है किसी भी पार्टी के राइट को, यानी फाइनली डिटरमाइन कर दे रहा है। अब इसके बाद कुछ करना नेसेसरी नहीं है। तो अब ऑर्डर और डिक्री में क्या डिफरेंस हुआ दोनों को देख के। ऑर्डर भी फॉर्मल एक्सप्रेशन था, लेकिन सेक्शन 214 क्या बोलता है कि ऑर्डर एक ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन है। ठीक है, फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज जो है लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होता है और उसी फॉर्मेट में वो देना होता है। तो ऑर्डर के लिए भी प्रिस्क्राइब्ड है कि ऑर्डर कैसे देना है, डिक्री के लिए भी प्रिस्क्राइब्ड है डिक्री कैसे देना है। तो बोथ आर द फॉर्मल एक्सप्रेशन। ठीक है, दोनों कोर्ट ही देता है, both are given by the court, both are given during the pendency of the during one is given at the end of the proceeding, one is given even during the proceeding and at the end of the proceeding। ऑर्डर जो है प्रोसीडिंग के बीच में भी दिया जा सकता है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स जो हो गए, या फिर एंड में भी दिया जा सकता है, जैसे परपेचुअल इंजंक्शन का ऑर्डर हो गया। डिक्री जो है हमेशा एंड में देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर भी एक तरीके क्या है, ये भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, बट ये जो डिक्री नहीं होता है वो ऑर्डर होता है। ठीक है, मींस कहने का मतलब है कि ऑर्डर भी आपका फॉर्मल एक्सप्रेशन है, बट फॉर्मल एक्सप्रेशन दो तरीके का हो सकता है। जो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट कैन बी अ डिक्री और इट कैन बी ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर इज दैट काइंड ऑफ फॉर्मल एक्सप्रेशन विच इज नॉट अ डिक्री। ठीक है, तो अब ये समझ गए कि बेसिक इनके बीच में टर्मिनोलॉजी का क्या डिफरेंस है। अब प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली समझने के लिए पहले हम लोग कोई एक सूट लेते हैं, उसमें हम लोग इशू बनाते हैं और उसमें हम लोग ऑर्डर भी पास करेंगे, जजमेंट भी पास करेंगे और डिक्री भी बनाएंगे, और ये सब आप लोग करेंगे। अब देखिए, मान के चलिए कोई हम लोग सिविल सूट लेते हैं, कोई भी सिविल सूट। अब सिविल सूट कैसा ले सकते हैं, चलो पार्टीशन का सूट लेते हैं। ठीक है, कोई पार्टीशन का सूट लेते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्डर डिक्री जजमेंट होता क्या है। कोई पार्टीशन सूट है, एक मिनट पेन चेंज करेंगे। मान लो कि कोई पार्टीशन सूट है। अब इस पार्टीशन सूट में क्या हो रहा है कि ए है, ए उसके 3 बच्चे हैं, बी सी डी। ठीक है, सिंपल रखते हैं। ये लोग क्लेम कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, ये लोग पार्टीशन क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, पार्टीशन क्लेम कर रहे हैं, या फिर पार्टीशन रहने देते हैं, इसको सक्सेशन बना देते हैं। इंटरस्टेट सक्सेशन होने वाला है। मान लिया ए जो है बिना विल बनाए ए का डेथ हो गया है, तो प्रॉपर्टी इन तीनों में बंटना है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी इन तीनों में बंटना है। अब सी और डी जो है ये दोनों भाई क्लेम क्या करते हैं कि बी जो है क्या है, बी स्टेपसन है ए का। स्टेपसन के पास है राइट प्रॉपर्टी लेने का। यस, बताइए। हेलो, मैं ऑडिबल? Yes, sir. Does he fall under the class 1 heir, Stepson? No, sir. Stepson class 1 heir में फॉल करता है? No, sir. नहीं करता ना। No, sir. मान के चलो यहाँ पे कि सी और डी हैं, ये दोनों ब्रदर्स हैं। ये लोग बोलते हैं कि बी जो है इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। क्यों प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी? बिकॉज ही डजंट फॉल विद इन द क्लास 1 हेयर। तो अब बी जो है ये भी चला जाता है कोर्ट में, ये बोलता है कि नहीं, मैं स्टेपसन नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं अडॉप्टेड सन हूं, आई एम एन अडॉप्टेड सन।
अडॉप्टेड सन के पास राइट, अडॉप्टेड सन को ट्रीट किया जाता है एज अ नेचुरल सन अकॉर्डिंग टू द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ट्रीट किया जाता है ना। Yes, sir. सेक्शन 13 आप देखते हैं ना, इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन, उसमें दिया हुआ है ये बात। तो इसका कहना है कि मैं अडॉप्टेड सन हूं, ये लोग कहना है इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी बिकॉज ही इज अ स्टेप सन। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। चलो अब इसमें इशू फ्रेम करो, अब इसमें इशू फ्रेम करो। क्या क्या इशू इस पार्टीशन शूट में फ्रेम हो सकता है बताओ। जजमेंट राइटिंग भी आप लोग करते हैं तो यही सब करना होता है आप लोग। देखो हम लोग जजमेंट ऑर्डर और डिक्री समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग इशू फ्रेम करते हैं और फिर हम लोग उसमें जजमेंट ऑर्डर डिक्री सारा कुछ देने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए कि एक्चुअली होता क्या है। इशू फ्रेम करो, कोई भी इशू बताओ। इशू तो फ्रेम करना इसमें बहुत आसान है। यहां पे एक तो इसके प्रॉपर्टी का आपको ये मिलना है, ठीक है। प्रॉपर्टी ये ए जो है इंटरस्टेट सक्सेशन हो रहा है, बिना विल बनाए ए का डेथ हो चुका है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी इन लोगों को, अब इन लोगों ने क्लेम किया, इसने भी आके क्लेम कर दिया, फिर इन लोगों ने बोला कि नहीं तुम स्टेप्शन हो, ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहला इशू इसमें क्या होगा, बी स्टेप सन है या adopt? नहीं ठीक है वो भी होगा, वेदर दिस प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू इंटरस्टेट सक्सेशन और नॉट। ठीक है, पहले तो ये पता करना होगा ना कि ये प्रॉपर्टी जो है इसका इंटरस्टेट सक्सेशन होगा या नहीं होगा। इंटरस्टेट सक्सेशन कब होता है बताइए। सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरस्टेट सक्सेशन कब होता है। इंटरस्टेट सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, 40 लोग हैं क्लास में, कोई भी तो बता दो। Sir, intestate succession means when someone dies without making any will. हाँ तो सिंपल है, तो बताइए ना, यही तो बता पूछ रहे हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन होगा ना कि क्या इसने कोई विल बनाया था या नहीं। अगर उसने विल बनाया होगा तब तो इंटरस्टेट सक्सेशन की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो वेदर दिस प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू इंटरस्टेट सक्सेशन और नॉट, दिस इज वन इशू, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दूसरा, चलो ठीक है ज्यादा इशू नहीं बनाते हैं हम लोग क्योंकि डिक्री ऑर्डर जजमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मतलब कोई जजमेंट राइटिंग नहीं कर रहे हैं। दो ही इशू बनाते हैं। दूसरा इशू है वेदर बी is a step son of A or not, whether B is a adopted son of A or not, ठीक है। ये आपका जो हो गया, क्या हो गया, ये दो इश्यूज हैं इस पार्टीशन सूट में। मान के चलो एकदम सिंपल रखते हैं, दो ही इश्यू है इस पार्टीशन सूट में। पहला कि ए क्या बिना विल बनाए मरा है, दूसरा कि क्या बी अडॉप्टेड सन ए का है या नहीं, ठीक है। ये दोनों इश्यू पे ही आपको डिसाइड करना है ये केस। तो अब देखो, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग दो चीज देख रहे हैं कि डिक्री क्या है, ऑर्डर क्या है, जजमेंट क्या है। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑर्डर क्या है, ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है कोर्ट का जो कि डिक्री नहीं होता है। क्यों, क्योंकि डिक्री जो है वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है, ऑर्डर कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करता है। ऑर्डर टेम्पररी भी दिया जा सकता है, सूट के एंड में भी दिया जा सकता है। तो अब इसमें कोई ऑर्डर पास करो, तुम लोग कोई भी ऑर्डर पास करो खुद से, एनी ऑर्डर पास, एनी ऑर्डर इन दिस पर्टिकुलर सूट। कोई भी टेम्पररी ऑर्डर पास करो। लाइक इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दो, ठीक है, कि जो भी प्रॉपर्टी ए का है, ठीक है, ए का जो भी प्रॉपर्टी है उसको कोई ट्रांसफर नहीं करेगा। ये कोर्ट का जो डिसीजन है ये क्या है, ऑर्डर है, डिक्री है या जजमेंट है बताओ। ऑर्डर है। ऑर्डर है, ठीक है, कि ए की जो प्रॉपर्टी है जब तक सूट डिस्पोज ना हो जाए कोई इसको ट्रांसफर नहीं करेगा। अब मान के चलो उसमें कोई उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, तो कोर्ट ने फिर एक डिसीजन दिया, इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। अब ये अटैचमेंट के लिए कोर्ट ने बोला ये क्या है, डिक्री है, ऑर्डर है या जजमेंट है। Order. ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ठीक बोल रहे हो। तो ये क्या है, ये भी एक ऑर्डर हुआ। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है कि कोई भी सूट के पेंडेंसी के दौरान जो भी कोर्ट का डिसीजन होता है जो कि राइट को कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, कंक्लूसिवली राइट को डिटरमाइन
नहीं कर रहा है वो आपका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो आपका अटैचमेंट का ऑर्डर हो गया, कोई इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब ऑर्डर हो गए। अब देखते हैं जजमेंट क्या होता है। अब इस पर्टिकुलर सूट में ही आपको अगर जजमेंट पास करना है तो जजमेंट में क्या क्या होना चाहिए। ऑर्डर 20 का रूल 4 प्लीज कोई निकालिए, आप लोग बेयर एक्ट में से कोई निकाल के पढ़ो ऑर्डर 20 का रूल 4। ऑर्डर 20 रूल 4 पढ़ो कोई। देखो प्रैक्टिकली समझना जरूरी है, नहीं तो ऐसे तो बस डेफिनेशन तो सभी लोग पढ़ लेते हैं। ऑर्डर 20 रूल 4 प्लीज रीड इट आउट समबडी, कि जजमेंट में हम लोग क्या क्या लिखेंगे। ऑर्डर तो हम लोग समझ गए, जजमेंट कब दिया जाता है, जब फाइनल हियरिंग हो जाता है उसके बाद। तो अब जजमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। ऑर्डर 20 रूल 4 प्लीज रीड इट आउट समबडी। कौन कौन है क्लास में। ऑर्डर 20 रूल 4 तो है जजमेंट ऑफ स्मॉल कोर्ट, स्मॉल कॉज कोर्ट्स। उसमें दो होगा, जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, अदर कोर्ट्स भी। ठीक है, yes, अदर कोर्ट्स वाला पढ़ो, स्मॉल कॉज कोर्ट्स तो एक्सेप्शन है, अदर कोर्ट्स वाला पढ़ो क्या क्या जजमेंट में होना चाहिए। जजमेंट्स ऑफ अदर कोर्ट शैल कंटेन ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। बस एक मिनट, सबसे पहला चीज क्या है कि जजमेंट में क्या क्या चीज होनी चाहिए, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। अब इसका मतलब आप लोगों में से कोई बताइए, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस का मतलब क्या हुआ, जजमेंट में क्या होना चाहिए। यही जो डिस्प्यूटेड मैटर है इसका कंसाइज स्टेटमेंट यस सुभेश। फैक्ट्स बोल रहा था। यस, कंसाइज स्टेटमेंट की मींस उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो मेंशन होना चाहिए। तो जो हम लोगों ने सूट, ये पार्टीशन सूट देखा, इसमें क्या क्या फैक्ट हो सकता है। इसमें फैक्ट हो सकता है कि ए उसको प्रॉपर्टी का ओनरशिप कहां से मिला था, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था या ए का पर्सनल प्रॉपर्टी था, ए ने उसको क्या मॉर्गेज किया था या नहीं, जो भी फैक्ट है वो सब। ठीक है, ए ने कभी किसी सन को अडॉप्ट किया था या नहीं किया था, ये सारा जो है फैक्ट, जितने भी फैक्ट्स है वो सब जजमेंट में आएंगे। ठीक है, तो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, जो भी फैक्ट है सब जजमेंट में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट और क्या होना चाहिए जजमेंट में, बताइए। द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन क्या हुआ, जो भी इश्यूज है ये सब, किन किन पॉइंट्स पे कोर्ट को डिटरमाइन करना है, तो ये सब भी जजमेंट में आपको दिया रहता है। आप लोग जब भी अब जजमेंट पढ़िएगा तो ये ध्यान दीजिएगा, जजमेंट में आप लोग पढ़ते हैं देखते होंगे ना, शुरू के पैराग्राफ में फैक्ट दिया रहता है कि ये जो है यहाँ का मैटर है, ये प्रॉपर्टी इसके पास थी, फिर इसके पास गया, फिर सेल हुआ, फिर ब्रीच हुआ। ठीक है, तो इस तरीके का फैक्ट दिया रहेगा, फिर आपको बताएगा क्या इशू है, क्या पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, तो ये सब भी पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी आपको अपने जजमेंट में बताना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या होगा, और बताइए। द डिसीजन देयर ऑन। फिर तीसरा चीज जजमेंट में क्या होगा, डिसीजन। अब डिसीजन देयर ऑन, कि इसमें क्या डिसीजन कोर्ट पे पहुंचा, तो अब मान के चलो डिसीजन, और डिसीजन जो होगा एक एक पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन जो है, उन एक एक पॉइंट्स पे डिसीजन होगा। मतलब यहां पे हम लोग अगर दो इशू बनाए हैं कि वेदर दिस प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू इंटरस्टेट सक्सेशन और नॉट, तो यहां पे पहले पॉइंट पे डिसीजन होगा कि दिस प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू इंटरस्टेट सक्सेशन बिकॉज ए हैड नॉट मेड द विल। तो ये क्या है, ये जजमेंट है जो कि एक इशू के ऊपर जो भी डिसीजन कोर्ट दे रही है। ठीक है, फिर दूसरा इशू है वेदर बी इज अडॉप्टेड सन ऑफ ए और नॉट, तो ये भी जजमेंट है कि बी जो है, अगर यहाँ पे जजमेंट मान लो आता है कि फाइंडिंग ये है कि अगर ये प्रूव हो जाता है एविडेंसेस से कि बी जो है अडॉप्टेड सन है ए का, तो फिर दूसरा जज पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन पे क्या डिसीजन आएगा कि बी इज द अडॉप्टेड सन ऑफ ए। तो जजमेंट में आपको जो भी इशू है उसका डिटर्मिनेशन दिया रहेगा। अब यहां पे जजमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब जजमेंट किस लिए दिया गया है उसका रीजन चौथा दिया जाता है। ठीक है, तो जजमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, जजमेंट काफी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, वॉल्यूमस डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अयोध्या का जजमेंट देखेंगे आप कितना बड़ा है। ठीक है, केशव नंदा भारती का जजमेंट आप देखिएगा, पढ़ ही नहीं पाइएगा। ठीक है, तो जजमेंट क्या होता है, जजमेंट बहुत ही वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट क्यों हो जाता है, क्यों बहुत ही ज्यादा पेजेस का हो जाता है, क्योंकि उसमें फैक्ट्स भी देना होता है, उसमें पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन जितने हैं वो भी देना होता है, फिर क्या क्या डिसीजन है वो देना होता है, और फिर रीजन सारे डिसीजन के पीछे देना होता है। तो जजमेंट का हम लोग डेफिनेशन क्या देखे थे कि जजमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ द जज गिवन ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, ऑफ द ग्राउंड ऑफ, जिस ग्राउंड पे डिक्री या ऑर्डर पास हो रहा है उसका स्टेटमेंट जज का होता है। तो जजमेंट में आपको फैक्ट भी रहता है,
आपको डिटर्मिनेशन का जो पॉइंट्स है वो भी रहता है, डिसीजन रहता है, और फिर हर डिसीजन के पीछे क्या रीजन है, क्यों कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, वो सब कुछ रहता है। जजमेंट में ये सारा कुछ बता दिया जाता है। तो जजमेंट या इस केस में क्या क्या जजमेंट में आएगा, मान लो फाइनली क्या बताया जाएगा कि दिस प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू इंटरस्टेट सक्सेशन, द बी इज द अडॉप्टेड सन ऑफ ए। तो मान लो जजमेंट अगर तुम्हारा ये आ गया, ठीक है, कि प्रॉपर्टी ऑफ ए इज सब्जेक्ट टू इंटरस्टेट सक्सेशन। अब इसका इंटरस्टेट सक्सेशन होगा, मान लो ये जजमेंट है, ठीक है, और फिर है कि बी अडॉप्टेड सन है ए का, ठीक है। तो अब इसके बाद कोर्ट क्या बोलेगी, देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग ऑल द 3 सन ऑफ ए, कि वो प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइडेड हो जाएगी। तो ये क्या है, जजमेंट हुआ अमॉन्ग ऑल 3। दिस इज व्हाट, दिस इज जजमेंट। यहां पे अब ये नहीं बताया जा रहा है कौन सा प्रॉपर्टी किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब मान के चलो कि वहां पे 3 लोग थे, ठीक है, बी, सी और डी। अब कोर्ट के तरफ से ये जजमेंट मिल गया है, दे दिया गया है कि आप तीनों जाकर अब प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो अब ये प्रॉपर्टी को इक्वली कैसे डिवाइड करेंगे, अब ये लोग को, इन लोगों को कोर्ट के ऑफिस के थ्रू अब डिक्री प्रिपेयर करके दिया जाएगा। डिक्री जो है कोर्ट में जो ऑफिस होता है वहां से प्रिपेयर किया जाता है। तो कोई भी जजमेंट होता है उसमें मान लो ये जजमेंट है, ये जजमेंट का मान लो लास्ट पैराग्राफ है, तो कोई भी जजमेंट होता है उसके लास्ट पैराग्राफ के नीचे लिख दिया जाता है डिक्री शैल बी मेड अकॉर्डिंगली, कि ये मैंने जजमेंट दे दिया, कोर्ट ने बोला ये मैंने जजमेंट दे दिया, नाउ डिक्री शैल बी मेड अकॉर्डिंगली, कि इसी के अकॉर्डेंस में अब आप जाके डिक्री बनाइए, ठीक है। तो अब डिक्री कैसे बनेगा, अब यहां पे बोल दिया इक्वली डिवाइड होगा सारे सन के बीच में, तो इक्वली यहां पे 1/3 मिलेगा, ठीक है, ये तो जजमेंट में ही पता चल गया था। अब मान के चलो ये प्रॉपर्टी है, तो इधर का एरिया बी को मिलेगा, इधर का एरिया बी को मिलेगा, या इधर का मिलेगा, ये सब क्या डिक्री में बताया जाएगा। क्योंकि डिक्री में अगर बता दिया गया तो डिक्री क्या करता है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है राइट ऑफ पार्टीज, ठीक है। यहां पे कंक्लूसिवली पता चल जाएगा कि बी का हिस्सा कौन सा है, सी का हिस्सा कौन सा है, और डी का हिस्सा कौन सा है, ठीक है। अब सिमिलरली मान के चलो कोई सूट है फॉर रिकवरी ऑफ मनी, कोई भी सूट मनी के रिकवरी के लिए है, रिकवरी ऑफ मनी के लिए कोई सूट है। अब ये रिकवरी ऑफ मनी के सूट में जजमेंट ये पास होता है कि ए डिफॉल्टर है, ए डिफॉल्टर है, और ए को, बिकॉज ए इज अ डिफॉल्टर, ही हैज टू पे बी 50,000 रुपीज, जो कि ड्यू है ए के ऊपर। ये जजमेंट दिया कोर्ट ने, ठीक है, कोर्ट ने क्या किया, जजमेंट दिया। अब डिक्री अगर पास करना है तो डिक्री में ये बताया जाएगा कि ये 50,000 रुपीज जो बी को दिया जाएगा ये कैसे देना है, कैश में देना है, चेक में देना है, या कोई भी फॉर्म हो सकता है, इन एनी फॉर्म हो सकता है, या फिर क्या ये इंस्टॉलमेंट में देना है। अगर ये इंस्टॉलमेंट में देना है तो कितने इंस्टॉलमेंट में देना है, 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, या 3 इंस्टॉलमेंट, समझ रहे हो। सो इस तरीके से बताया गया, तो ये डिक्री हो गया। तो जजमेंट जो है इसी के ग्राउंड पे दिया हुआ रहता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डेंस में फिर डिक्री प्रिपेयर होता है। अब जजमेंट में एग्जैक्टली सब कुछ मीट्स एंड बाउंड करके नहीं बताया हुआ होता है। जजमेंट में बताया होता है कि ए के फेवर में ये डिसीजन गया है, ए का ये राइट है। अब वो राइट इंप्लीमेंट कैसे होगा वो आपको डिक्री में बताया जाता है, ठीक है, डिक्री सेपरेटली ड्रॉ करके बताया जाता है, ठीक है। इसीलिए डिक्री को बोलते हैं कि वो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होता है ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज, ओके। तो आई होप कि जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ये दिमाग में आपके आ गया होगा कि एक्चुअली में ये होता क्या है। अब हम लोग आगे जो है इसके जो भी डेफिनेशंस हैं, एसेंशियल्स हैं, जो भी कंटेंट्स जो हम लोग को पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखेंगे। यहां तक किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, कि प्रैक्टिकली मींस आप लोग को क्लियर हो गया। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कभी भी आप सूट के बीच में कोर्ट जो है पास कर सकती है, ठीक है, या फिर एंड में भी ऑर्डर पास किया जा सकता है, लेकिन ऑर्डर कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करता है सूट को, ठीक है। जैसे आपका इंजंक्शन का ऑर्डर हो गया, अटैचमेंट का ऑर्डर हो गया, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट का हो गया, ठीक है, रिटर्न ऑफ प्लेंट का ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर क्या है, ये कंक्लूसिवली कभी डिटरमाइन नहीं करेगा, लेकिन डिक्री जो है कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है। और जजमेंट क्या होता है, जजमेंट
ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट में सबसे बड़ा जजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जजमेंट में आपको फैक्ट भी देना होता है केस का, जो भी पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो भी देना होता है, फिर क्या डिसीजन होगा वो भी देना होता है, और उसके रीजंस को भी आपको वहां बताना होता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। किसी को डाउट जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ये समझने में कि ये एक्चुअली में क्या होता है? एनीबडी, एनी डाउट? चलिए, चलो ठीक है। अब हम लोग तीनों में सबसे पहले देखते हैं जजमेंट के बारे में। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज कि जजमेंट कहां डिफाइन किया गया है? जजमेंट आपका डिफाइंड है सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 के अंदर। सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 क्या बताता है आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का? कि जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। ठीक है, अब डिक्री में क्या है? डिक्री में ये प्रॉपर्टी यहां मिलेगा। किस ग्राउंड पे मिल रहा है वो प्रॉपर्टी? वहां पे जजमेंट में ही बताया गया है, डिसीजन बताया गया है, रीजन बताया गया है। ठीक है, जो ऑर्डर होता है, मान लो कि कभी कोई इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पास किया गया है, इंटरिम इंजंक्शन पास किया गया है, ठीक है, किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया गया है, ये सब भी तो आपके जजमेंट में बताया हुआ होता है ना, जजमेंट में डिस्क्राइब किया हुआ होता है। तो जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। यानी ये बेसिकली क्या है? जो भी आपका कोई भी डिसीजन के पीछे जो भी रीजंस है वो सारे जजमेंट में होते हैं, और उसका जो ऑपरेटिंग पार्ट होता है वो डिक्री में दिया होता है। डिक्री में आपको रीजंस वगैरह बताने की जरूरत नहीं। जैसे कि मान लो मैं पार्टी हूं, मेरे अगेंस्ट डिक्री पास हो गया, तो मेरी कुछ लाइबिलिटी होगी, मेरी ड्यूटी होगी। अब मुझे जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस, कोर्ट के ऑफिस में जाऊंगा, वहां से मुझे डिक्री मिल जाएगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। मुझे पैसे लौटाने हैं, इंस्टॉलमेंट में लौटाने हैं, चेक में देना है, कैश में देना है, कितने इंस्टॉलमेंट में देना है, ये मुझे डिक्री से पता चल जाएगा। अब मुझे जजमेंट में बैठ के फैक्ट, रीजन, सब कुछ वो देखने की जरूरत नहीं। राइट, तो जजमेंट क्या है? बेसिकली रीजनिंग होता है जो भी कोर्ट ने दिया होता है अपने डिसीजन के सपोर्ट। अब जजमेंट के अंदर हम लोग को सबसे पहले ये जानना है कि जजमेंट दिया कब जाता है। तो इसके लिए आप रेफर करेंगे सेक्शन नंबर 33 कि व्हेन जजमेंट शैल बी प्रोनाउंस्ड, जजमेंट कब प्रोनाउंस करना होता है। तो सेक्शन 33 बताता है कि सेइंग आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड, ठीक है, कि व्हेन द केस हैज बीन हर्ड कोर्ट शैल प्रोनाउंस द जजमेंट। अब ये केस हैज बीन हर्ड यानी ऑर्डर 18 में आपका फाइनल हियरिंग होता है। ठीक है, तो जब फाइनल हियरिंग आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद कोर्ट क्या कर सकती है? आपको जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। और जब एक बार जजमेंट प्रोनाउंस हो गया है, तब उसके बाद डिक्री जो है फॉलो करेगा। उसके बाद आपको डिक्री ड्रॉ किया जाएगा। जजमेंट पहले आएगा, डिक्री बाद में आएगा। तो ये हम समझ गए कि जजमेंट होता क्या है। ठीक है, जजमेंट का डेफिनेशन क्या हुआ, जजमेंट कब प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट देखते हैं जजमेंट के कंटेंट को, जो कि हम लोग शुरू में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बट अगेन वी विल सी दैट। अब कंटेंट ऑफ जजमेंट, जजमेंट में क्या क्या कंटेंट होता है, इसको आप बोल सकते हैं एसेंशियल्स ऑफ जजमेंट भी आप बोल सकते हैं इसको, कि जजमेंट में क्या क्या कंटेंट होता है। तो दो चीजें, दो तरीके कोर्ट के लिए अलग अलग बातें बताई गई। अगर वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस है तो उसका कंटेंट क्या होगा? वहां पर बस पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होगा कि क्या क्या इश्यूज है पार्टी के बीच में, किसको किस किस इशू पे मैटर को डिसाइड करना है, और वहां पे बस डिसीजन होगा। वहां पे कोई भी रीजंस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के अलावा जो बाकी कोर्ट है, ठीक है, यानी मैक्सिमम जजमेंट्स में क्या होना चाहिए? कंसाइज स्टेटमेंट होना चाहिए, जो भी फैक्ट्स है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जो भी इश्यूज हैं, जो डिसीजन है वो देना होगा, और हर डिसीजन के पीछे क्या रीजन है ये भी देना होगा। तो जजमेंट में रीजन देना नेसेसरी होता है। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस में वो नेसेसरी नहीं है रीजन देना, वहां पे बस डिटर्मिनेशन, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन एंड देयर आफ्टर डिसीजन इज सफिशिएंट। ऐसा क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस में बहुत ही ट्रिवियल मैटर्स आते हैं, बहुत ही कम पैसे के, उनका वैल्यू जो होता है काफी कम होता है। ठीक है, जैसे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस का जुरिस्डिक्शन मैक्सिमम स्टेट्स में क्या है? 5,000 रुपए है।
बिहार में तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस है भी नहीं अभी, क्योंकि 5,000 तक के मैटर के लिए कोई कोर्ट ही नहीं जाता है। तो जब कोर्ट ही नहीं जाता है तो झूठ-मूठ का इतना एक्सपेंस क्यों बढ़ाना है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस स्टैब्लिश करके। लेकिन जिस स्टेट में कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस है तो उनके लिए है कि वो लोग बस पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होगा और वहां पे डिसीजन होगा। ठीक है, वहां पे रीजन वगैरह देने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस अदर कोर्ट्स के लिए आपको कंसाइज स्टेटमेंट, सबसे पहले फैक्ट्स होना चाहिए, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, एंड देन द रीजन फॉर दैट डिसीजन शुड बी गिवन। राइट, नेक्स्ट हम लोग जजमेंट में देख लिए, जजमेंट का डेफिनेशन 29, जजमेंट कब दिया जाता है 33, जजमेंट का क्या कंटेंट है ये देखिए। अब इसके अलावा और क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जजमेंट के, क्या जजमेंट का साइन होना जरूरी है, वेदर जजमेंट इज नीडेड टू बी साइंड। तो जज देखो अदर रिक्वायरमेंट्स में एक तो हो गया कि जजमेंट शैल बी प्रोनाउंस्ड इन एन ओपन कोर्ट, कि जजमेंट जब भी प्रोनाउंस करेंगे आप ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करेंगे, मतलब जैसे ही हियरिंग कंप्लीट होगी सभी के सामने जजमेंट देना होगा। ये आपको ऑर्डर 20 का रूल 1 बताता है। और प्रोनाउंसमेंट के बाद उसी वक्त वहां पे साइन भी हो जाना चाहिए। राइट, जजमेंट शैल बी डेटेड एंड साइंड by the judge in open court at the time of pronouncing it। ये ऑर्डर 20 का रूल 3 बताता है कि जैसे ही जजमेंट जो है सुनाया गया ओपन कोर्ट में, वैसे ही जज को वहां पे उस पे साइन भी कर देना है। ठीक है, डेट भी वहां का उस दिन का दे देना है और साइन भी कर देना है। क्यों, इसका इफेक्ट क्या होता है? अगर मान लो जजमेंट डेटेड या साइन नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, क्या होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साइनिंग द जजमेंट और नॉन साइनिंग ऑफ जजमेंट? क्यों साइन किया जाता है बताइए? लॉजिक है, कॉमन सेंस का बात है, बताइए। सर एग्जीक्यूशन ऑफ द जजमेंट। एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट तो काफी आगे चल गया, एग्जीक्यूशन तो डिक्री का करना है ना। अच्छा बाद मान में लो, तो चेंज हाँ नहीं बोलिए, किया जाए, हाँ वेरी गुड, सही बोल रहे थे, बोलिए फिर से। बाद में उसमें कुछ चेंज ना किया जाए जो है यस, कि एक बार जब साइन हो गया, व्हेन द जजमेंट हैज बीन साइंड एंड डेटेड, तो उसके बाद उसमें कोई भी ऑल्टरेशन और कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है जब तक साइन नहीं हुआ है। मींस कि अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन साइनिंग ऑफ द जजमेंट, अभी जजमेंट साइन नहीं हुआ तो उसका क्या इफेक्ट होगा? आप चेंजेस कर सकते हैं उसमें, लेकिन एक बार साइन हो गया उसमें कोई भी ऑल्टरेशन अब वो जज नहीं कर सकता है। यही बात आपको ऑर्डर 20 रूल 3 में बताया गया है। ठीक है, कि इसको आप इसमें कोई भी ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। ऑल्टरेशन अगर आप करेंगे भी तो केवल 152 में, है ना। जैसे यहां देखिए, क्या इफेक्ट होगा ऑफ साइनिंग द जजमेंट? इफेक्ट ऑफ साइनिंग द जजमेंट इज कि जज सिग्नेचर बाइंड्स द जजमेंट एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड। वो अब अमेंड नहीं हो सकता है एक्सेप्ट 152 में, कि 152 के अंदर अमेंडमेंट हो सकता है। तो 152 में अमेंडमेंट किन चीजों का होता है? सेक्शन 152 में अरिथमेटिकल या क्लरिकल कोई एरर हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। कोई मटेरियल एविडेंस जो कलेक्ट किया गया, उस पर जो डिसीजन दिया गया, उन सबको आप चेंज नहीं कर सकते। आप केवल अरिथमेटिकल या क्लरिकल एरर्स कर सकते हैं। ठीक है, कि 5,000 रुपए, 50,000 रुपए वहां पे डालना था, आपने 5 लाख डाल दिया या 5 करोड़ डाल दिया, तो इस अरिथमेटिकल एरर्स को आप 152 में साइन होने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं हो सकता। कोई मटेरियल चीजें जजमेंट के, कोई भी मटेरियल पार्ट जजमेंट का कैन नॉट बी चेंज, एनी मटेरियल पार्ट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, ओनली द अरिथमेटिकल और क्लरिकल एरर कैन बी चेंज इन अकॉर्डेंस टू सेक्शन 152 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है जजमेंट के साइनिंग का। तो दीज आर आल्सो सर्टेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ जजमेंट, कि ये ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस होना चाहिए, ऑर्डर 20 रूल 1 एंड ऑर्डर 20 रूल 3 says that it must be dated and signed by the judge। right, आगे बढ़ते हैं। फिर जजमेंट का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें ये जरूर बताना चाहिए कि क्या रिलीफ ग्रांट किया गया है। जैसे कि हम लोग पार्टीशन सूट का भी हम लोग वो डेमो लेकर देख रहे थे, उसमें क्या लास्ट में बताया गया ना कि दिस प्रॉपर्टी शैल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द 3 ब्रदर्स। ये क्या था? ये लास्ट पार्ट था, पैराग्राफ था जजमेंट का, जिसमें एग्जैक्टली रिलीफ क्या देना है वो वहां पे प्रिसाइजली बताया हुआ होता है। ठीक है, तो जजमेंट में आपको ये 3 एसेंशियल्स भी ध्यान में रखना है। तो जजमेंट का अगर आपसे कभी एग्जाम में एसेंशियल पूछता है तो कंटेंट भी आप लिखिएगा,
उसमें कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस और अदर कोर्ट करके अलग कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ ये 3 एसेंशियल्स भी वहां पे आपको ऐड करना नेसेसरी होगा। इट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड इन एन ओपन कोर्ट, इट मस्ट बी डेटेड एंड साइंड, एंड द लास्ट पैराग्राफ मस्ट कंटेन कि क्या रिलीफ वहां पे कोर्ट ने ग्रांट किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट थिंग जो जजमेंट का हम लोग को जानना है कि जजमेंट कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर दे देना होता है। तो इसके लिए आपको अगेन ऑर्डर 20 रूल 1 देखना होगा कि ड्यूरेशन विद इन विच जजमेंट शैल बी प्रोनाउंस्ड। तो इसके लिए आपको कहां ये पता चलेगा, ऑर्डर 20 के रूल 1 में। तो इसको देखते हैं हम लोग कि कब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखिए कि जैसे ही केस हर्ड हो जाता है, ठीक है, जैसे ही हियरिंग कंप्लीट हो जाता है, जजमेंट शैल बी प्रोनाउंस्ड एट वंस। एट वंस कहने का मतलब क्या है, इमीडिएटली। जैसे ही जजमेंट कंप्लीट हुआ उसी दिन जजमेंट प्रोनाउंस हो जाना चाहिए, या फिर कोर्ट जो है किसी फ्यूचर डेट को भी प्रोनाउंस कर सकता है फिक्स करके, यानी जजमेंट उसी दिन प्रोनाउंस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इट इज डिजायरेबल कि उसी दिन प्रोनाउंस हो जाए, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं प्रोनाउंस हो पा रहा है तो कोई फ्यूचर डेट पे भी प्रोनाउंस होगा, लेकिन वो फ्यूचर डेट अननेसेसरी काफी प्रोलॉन्ग्ड नहीं होना चाहिए। उसके लिए कुछ टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस किया गया है सीपीसी में। अब वो टाइम लिमिट आपका क्या है, सबसे पहला टाइम लिमिट आपका जो है वो है 30 डेज का, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहला चीज कोशिश तो ये करना है कि जजमेंट जैसे ही प्रोनाउंस हुआ तो एट वंस यानी इमीडिएटली आप प्रोनाउंस कर दीजिए। अगर आप इमीडिएटली नहीं कर पा रहे हैं तो एवरी इंडेवर, मतलब कि आपको पूरा कोशिश करना है कि 30 दिन के अंदर आप प्रोनाउंस कर दीजिए। एवरी इंडेवर, पूरी कोशिश करनी है। आप उसी समय नहीं प्रोनाउंस कर पाए तो कम से कम आप 30 दिन के अंदर तो आप उसको प्रोनाउंस कर ही दीजिए। और अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है, ऑर्डिनरी नहीं, कोई एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, तब वहां पे आपको 60 दिन तक का टाइम मिल सकता है। दिस इज द मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझो, कितने ड्यूरेशन में पास हो जाना चाहिए, इमीडिएटली दे देना चाहिए। इमीडिएटली नहीं दे पा रहे हैं तो कोशिश करना है 30 डेज के अंदर तो दे ही देना है। अब 30 डेज से भी ज्यादा का टाइम चाहिए तो कोर्ट जनरली नहीं देगी, बट अगर कोई एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस है तो 60 डेज तक का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। और वो भी 60 डेज कब से, फ्रॉम द डेट ऑन विच हियरिंग ऑफ द केस वाज कंक्लूडेड। मतलब मान लो हियरिंग ऑफ द केस 20 मार्च को, 20 मार्च को कंक्लूड हुआ है, तो सबसे पहले कोशिश करना है कि 20 मार्च को ही आप जजमेंट प्रोनाउंस कर दें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहां से आगे 30 डेज तक आप करें। और अगर उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस के अंदर ये भी 30 डेज के विद इन नहीं हो पा रहा है तो इसी डेट से आगे 60 डेज के विद इन आपको करना है। यहां से 30 और 60 डेज नहीं काउंट होगा, नहीं तो पूरा मिला के वो 90 हो जाएगा, ठीक है। यहीं से कि shall not be beyond 60 days from the date on which the hearing of the case was concluded, जब से हियरिंग केस का कंक्लूड हुआ था, ठीक है। तो ये आपका ड्यूरेशन है जो आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। अच्छा, जजमेंट में एक और बात हम लोग को जानना है। हम लोग जजमेंट में जान गए डेफिनेशन क्या है, एसेंशियल क्या है, कंटेंट क्या है, कब प्रोनाउंस होता है, ये जान गए। अब लास्ट पार्ट इसका जानना है कि जजमेंट का कॉपी पार्टी को कब दिया जाता है, क्या तुरंत दे दिया जाता है या बाद में दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको बताया जाता है ऑर्डर 20 रूल 6B कि व्हेन कॉपी ऑफ अ जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल टू द पार्टी। कब आप कॉपी अवेलेबल करेंगे पार्टी को, ठीक है। तो पार्टी को आप कब अवेलेबल करेंगे, तो ये ऑर्डर 20 रूल 6B में बताया गया है कि जो भी कॉपी जजमेंट का है वो इमीडिएटली आपको पार्टी को दे देना होता है। जैसे ही जजमेंट प्रोनाउंस हुआ आपको इमीडिएटली दे देना होता है। क्यों इमीडिएटली दे देना होता है, आप लोग गेस कीजिए, क्या पर्पस होगा कि जजमेंट का कॉपी इमीडिएटली दे देना होगा पार्टी को, क्यों? ऑन अपील। यस, फॉर द पर्पस कि आपको अपील प्रिफर करना है। अपील आप किससे करते हैं, डिक्री से आप अपील करते हैं, लेकिन डिक्री तो अभी एग्जीक्यूट होने में टाइम, डिक्री अभी प्रिपेयर होने में टाइम है। तो जब तक डिक्री आपको बन के नहीं मिल जाता है आप जजमेंट का कॉपी लेकर आप अपील प्रेफर कर सकते हैं। इसीलिए जजमेंट का कॉपी आपको इमीडिएटली दे दिया जाता है। कि पर्पस क्या है, पर्पस इज फॉर प्रेफरिंग एन अपील।
राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द जजमेंट। तो जजमेंट में हम लोगों ने क्या क्या देखा? जजमेंट कहां पे डिफाइंड है बताइए जल्दी से, आप लोग बताइए। सेक्शन 29 सेक्शन 29 क्या बताता है जजमेंट? सेक्शन 29 में क्या है, किसका स्टेटमेंट होता है? जज और किस ग्राउंड पे होता है? डिक्री और ऑर्डर डिक्री एंड ऑर्डर यस, जजमेंट जज का होता है और किस ग्राउंड पे होता है? डिक्री या ऑर्डर पे होता है। कब प्रोनाउंस होता है? व्हेन जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड? आफ्टर फाइनल हियरिंग। आफ्टर हियरिंग। ठीक है, ये बात आपको बताया गया है सेक्शन 33 के अंदर, है ना? फिर उसके बाद जजमेंट के कंटेंट में क्या क्या होगा? अगर वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस है तो क्या क्या होगा बताइए जल्दी से। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस है तो क्या क्या होगा? पॉइंट ऑफ डिटरमिनेशन डिसीजन पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन और डिसीजन। रीजन होगा कि नहीं होगा? रीजन से रिक्वायर्ड रीजन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अदर कोर्ट्स के लिए क्या है? स्टेटमेंट यस, कंसाइज स्टेटमेंट हो गया, आपको पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन हो गया, डिसीजन हो गया, और लास्टली आपको रीजन भी दिया हुआ होता है। ओके, ठीक है। और क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जजमेंट के लिए? और क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है? साइंड होना चाहिए। ये कहां पे बताया गया है? किस ऑर्डर के किस रूल में? ऑर्डर 20 रूल 3 ऑर्डर 20 रूल 3। साइन होने का इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बीइंग साइंड? cannot be altered. यस, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। और अमेंडमेंट हो सकता है किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? 152 ओनली फॉर अरिथमेटिकल और क्लरिकल, राइट? और क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है? ये ओपन कोर्ट में दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, और क्या नेसेसरी है? जजमेंट के लास्ट पैराग्राफ में क्या होना चाहिए? रिलीफ ग्रांटेड। जो भी रिलीफ ग्रांट हुआ है वो जजमेंट के लास्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरेशन बताओ, क्या टाइम, क्या ड्यूरेशन के अंदर जजमेंट प्रोनाउंस कर देना है? सबसे पहली कोशिश क्या करनी है? इमीडिएटली दे देना है। अगर इमीडिएटली नहीं दे पाए तो कितने दिन के अंदर? 30 डेज। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में 60 डेज। ठीक है, और जो जजमेंट का कॉपी है वो इमीडिएटली दे देना होता है फॉर प्रेफरिंग अपील इन अकॉर्डेंस टू विच सेक्शन? 26 रूल 60 153 ऑर्डर 20 रूल 6B। ठीक है, रूल 6B, ये याद रखिएगा। ऑर्डर 20 रूल 6B प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, ये हम लोगों ने देख लिया जजमेंट कि जजमेंट में क्या क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिक्री, राइट? किसी को भी कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। डिक्री का डेफिनेशन, हाँ बोलिए, किसी का डाउट था? सर, वो जजमेंट जब कॉपी जब दे दिया जाता है कि हम अपील कर सकते हैं, तो क्या वो अपील से कुछ रिजल्ट वगैरह आता होगा तभी डिक्री पास किया जाता है? डिक्री रोक दिया जाता है? नहीं नहीं, डिक्री आपका बनना शुरू हो जाता है। डिक्री तो आपको मैक्सिमम कितने दिन के अंदर दे देना होता है? जजमेंट के कितने दिन के अंदर बताइए कोई? 15 डेज के अंदर। 15 डेज तक तो अभी आपका अपील का हियरिंग भी नहीं शुरू हुआ रहता है ना? वो है कि प्रीफर करने के लिए। ठीक है, ओके ओके। चलो और डिक्री देखते हैं। नाउ कमिंग ऑन डिक्री। डिक्री हैज बीन डिफाइंड। कैसे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, शुरू में भी हम लोग इसको देख चुके थे कि डिक्री मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। ठीक है, which conclusively determines what the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit, and it can be either preliminary or final. डिक्री क्या हुआ? डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। फॉर्मल एक्सप्रेशन है किस चीज का? एडजुडिकेशन का। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर का फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है, एडजुडिकेशन का है। ठीक है, और ये एडजुडिकेशन में क्या होता है? किसी दोनों पार्टीज के राइट को कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया जाता है। यही इसको ऑर्डर से डिफरेंट कर दे रहा है।
ऑर्डर में भी आपका एडजुडिकेशन होता है, ऑर्डर भी आपका एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, बट ऑर्डर में कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन राइट का नहीं होता है। अब मान के चलो मैंने बोल दिया कि तुम ये प्रॉपर्टी पे इंजंक्शन लगा दिया कि इस प्रॉपर्टी को कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, या फिर प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर दिया, तो इससे किसी का राइट थोड़ी डिटरमाइन हो रहा है, वो तो प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए वो ऑर्डर पास किया गया, ठीक है। तो डिक्री में क्या होता है, कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन कर देना होता है राइट पार्टीज का, और वो या तो पूरे मैटर में जो भी कंट्रोवर्सी है, जो भी सूट में जितने भी मैटर हैं, वो सारे मैटर पे डिक्री पास हो सकता है, या उनमें से किसी एक या दो मैटर पे भी डिक्री पास हो सकता है, और ये प्रिलिमिनरी या फाइनल भी हो सकता है। तो देखो डिक्री टॉपिक जो है काफी बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर से आपको काफी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एक तो आपका डिक्री का एसेंशियल पूछ लेता है कि डिक्री का एसेंशियल क्या है, फिर डिक्री का टाइप्स पूछ लेता है आपसे, प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल, फिर आपसे एक डीम डिक्री का कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। तो डिक्री जो है काफी ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको हम लोग बाइफरकेट करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिक्री देख लिए कि डिक्री का मतलब क्या होता है। अब हम लोग सबसे पहले एसेंशियल्स देखते हैं डिक्री का, एंड देन वी विल सी कि डीम्ड डिक्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, ठीक है। तो डिक्री के एसेंशियल्स को देखते हैं। तो डिक्री का जो भी एसेंशियल है आप ये डेफिनेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला एसेंशियल जो डिक्री का है क्या है, एडजुडिकेशन, कि वहां पे एडजुडिकेशन होना चाहिए। एडजुडिकेशन का मतलब क्या है, वहां पे दो पार्टीज होती है, ए बी, और थर्ड पार्टी जो है इन दोनों के बीच में एडजुडिकेट करता है, मतलब कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन होता है कोई भी डिस्प्यूट का। अब मान के चलो तुम कोई प्रोडक्ट के वैल्यूएशन के लिए थर्ड पार्टी के पास जा रहे हो, या तुम्हें कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि मान लिया आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, आप सेलर हैं, कोई बायर है, लेकिन कितने में ये प्रॉपर्टी सेल होनी चाहिए, इसके बारे में दोनों को आइडिया नहीं लग पा रहा है। दोनों जो है कोई पर्टिकुलर टर्म्स पे एग्री नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर वैल्यू गुड्स का पता नहीं है। तो वो लोग एक वैल्यूएशन कराने के लिए एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो वो एक्सपर्ट जो है उसका वैल्यूएशन करता है कि ये प्रॉपर्टी इतने में सेल होगी। तो ये एडजुडिकेशन नहीं है, यहां पे भी दो लोग के बीच में कुछ मतभेद था, उसको उसने सुलझाया, लेकिन ये एडजुडिकेशन नहीं है। एडजुडिकेशन क्या हुआ, जुडिशियल डिटर्मिनेशन, यानी कोर्ट जब है, जज जो है दो लोगों को हियर करके कोई भी डिस्प्यूट पे अगर डिसीजन देता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एडजुडिकेशन। तो एडजुडिकेशन मींस व्हाट, एडजुडिकेशन इज अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो भी डिसीजंस होते हैं वो सब भी एडजुडिकेशन में फॉल नहीं करते हैं। तो डिक्री होने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है कि वहां पर आपका एडजुडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट एसेंशियल क्या है आपका डिक्री का, फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। फॉर्मल एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या है कि जो भी लॉ है उसके अकॉर्डेंस में वो बना होना चाहिए। जैसे डिक्री का एक फॉर्मेट बना हुआ होता है, ठीक है, और उसी फॉर्म में डिक्री दिया होता है। फिर डिक्री के लिए एक रूल बना हुआ है कि जजमेंट के बाद आपको डिक्री देना है, जजमेंट से पहले या जजमेंट के दौरान आप डिक्री नहीं दे सकते, आप जजमेंट के बाद ही देंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, कि इस एडजुडिकेशन का ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, नॉट एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है, कि फॉर्मली ये ड्रॉ किया जाता है, इट मस्ट बी ड्रॉन सेपरेटली, ठीक है। ये नहीं कि जजमेंट के साथ ही आप डिक्री भी ड्रॉ कर रहे हैं, it must be drawn separately because it is a kind of formal expression of that adjudication, right? Next requirement कि that adjudication must have been done in suit। अब ये जो adjudication होगा डिक्री में, ये कोई सूट में होना चाहिए। जैसे कोर्ट के सामने तो बहुत तरीके के मैटर हो सकते हैं ना, कोर्ट में मान लिया आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ठीक है, मान के चलो तुम एप्लीकेशन फाइल करते हो, किस चीज का एप्लीकेशन फाइल करोगे, सोचो। लाइक अगर तुम, हाँ बोलिए। इंडिजेंट पर्सन। ओके, वेरी गुड। जैसे मान लिया कि आप इंडिजेंट पर्सन की तरह अगर सूट फाइल कर रहे हैं, ठीक है, पॉपर सूट जिसको बोलते हैं, फॉर्मा पॉपरिस, ठीक है, कि अगर आपको इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट फाइल करना है, पहले तो ये बता दो कोई इंडिजेंट पर्सन से जो सूट है उसके का जो सूट होता है, इससे रिलेटेड कौन सा ऑर्डर डील करता है? 33। यस, ऑर्डर 33। तो इंडिजेंट पर्सन कहने का मतलब क्या है कि मतलब आपके पास कोर्ट फीस देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप कोर्ट से पहले एप्लीकेशन डाल के ये परमिशन लेते हैं, आप अप्लाई करते हैं कोर्ट में और ये परमिशन लेते हैं कि भाई मुझे जो है
एक इंडिजेंट पुअर पर्सन की तरह मुझे ये सूट जो है इस सूट में कंटिन्यू करने के लिए कोर्ट को अलाउ करना चाहिए। इसके लिए आप एप्लीकेशन डालते हैं और जब कोर्ट आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है तब आप एज एन इंडिजेंट पर्सन उस सूट में कंटिन्यू करते हैं, आपको कोर्ट फी देने की जरूरत नहीं होती है। तो इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देना होता है, आपको कोर्ट से परमिशन लेना होता है, ठीक है, और वो परमिशन आप एप्लीकेशन के थ्रू लेते हैं। तो उसमें मान लिया आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तो वेदर इट इज अ डिक्री, बताइए, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो क्या ये डिक्री होगा? नो सर, क्यों नहीं होगा? व्हाई इट विल नॉट बी अ डिक्री? सर बिकॉज कोई भी राइट्स डिटरमाइन नहीं हो रही है पार्टी। ठीक है, राइट नहीं डिटरमाइन हो रही है बिकॉज यहाँ पे ये सूट में दिया हुआ एडजुडिकेशन नहीं है, राइट, कि इट इज नॉट एडजुडिकेशन गिवन इन अ सूट, वो एक एप्लीकेशन पे दिया हुआ डिसीजन है, ठीक है, वो आपका क्या है, एक एप्लीकेशन पे दिया हुआ डिसीजन है, वो किसी सूट में दिया हुआ डिसीजन नहीं होता है। जस्ट वेट, ओके, एनीवे, राइट। तो एडजुडिकेशन जो होना चाहिए वो हमेशा किसी ना किसी सूट में किया होना चाहिए। अब सूट क्या होता है, तो सूट के लिए आपको सेक्शन 26 बोलता है कि सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। प्लेंट प्रेजेंट करके ही आप सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। अगर कहीं पर भी प्लेंट का प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है तो वो सूट नहीं होता है, दैट इज नॉट अ सूट, राइट। तो एडजुडिकेशन जो होना चाहिए वो किसी सूट पे होना चाहिए। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कुछ कुछ लॉज जो है, जैसे कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पर भी प्लेंट का नाम सुनते हो क्या कहीं पे भी, कि आपको अगर कोर्ट में कोई अप्लाई करना है, मेंटेनेंस के लिए आपको जाना है, आपको डाइवोर्स के लिए जाना है, आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ डिक्री के लिए जाना है, वहां पे क्या है, वर्ड हमें हर जगह आप अप्लाई वर्ड देखेंगे कि दे मस्ट मेक एप्लीकेशन और अप्लाई बिफोर द कोर्ट, वहां पे सूट वर्ड नहीं है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? ठीक है, वह उन सारे लॉज में जो है, बहुत सारे लॉ हो गए, हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन, लैंड एक्विजिशन, ठीक है, बहुत सारे आपको एक्ट ऐसे हैं जहां पर एप्लीकेशन को ही सूट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वहां पर उन एप्लीकेशन पे दिया हुआ एडजुडिकेशन भी डिक्री होता है, ठीक है। बट सीपीसी में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर, केवल प्लेंट जो फाइल किया गया है, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट जो हुआ है वही सूट होता है। कोई एप्लीकेशन अगर दिया गया है, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सूट, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एडजुडिकेशन जो होना चाहिए, दैट एडजुडिकेशन मस्ट बी इन अ सूट, राइट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन की मतलब अब मैटर जो है फाइनली आपका डिसाइड हो गया, ठीक है, कोई टेम्पररी या इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं होना चाहिए, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट का ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कंक्लूसिवली फाइनल डिसीजन होना चाहिए। अब उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, हाँ, आप अपील कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अब जो है वो कोर्ट जिसमें आप गए थे उस मैटर को लेके, अब वो उस डिसीजन के बाद कुछ नहीं कर सकती है, तभी वो डिक्री कहलाएगा, ठीक है, इट इज अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट, राइट। तो ये कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होता है सूट का। और यहां पे जो पार्टीज का राइट कंक्लूसिवली डिटरमाइन होता है वो सब्सटैंटिव राइट होता है, ना ही कि प्रोसीजरल राइट, कि किसके पास राइट टू फर्स्ट हियरिंग है, ठीक है, कौन डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, ठीक है, कौन पहले बोलेगा, कौन पहले एग्जामिनेशन करेगा, किसका विटनेस पहले एग्जामिन होगा, ये सब क्या है, ये सब प्रोसीजरल राइट है। तो प्रोसीजरल राइट पे आपको डिक्री नहीं दी जाती है, डिक्री दी जाती है आपके सब्सटैंटिव राइट पे। सब्सटैंटिव राइट यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, कोई भी चेक बाउंस हुआ है, कोई भी, मतलब खैर एनआई तो क्रिमिनल में आ जाता है अब, है ना, आपका कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपका सेल है उसको डिसोबे किया गया है, सेल एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया गया है, पार्ट परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं हुआ है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं हुआ है, ये सब क्या है, ये सारे सब्सटैंटिव राइट है पार्टीज के। तो जो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन कोर्ट का होता है वो किसी सब्सटैंटिव राइट पे होता है, ठीक है, प्रोसीजरल राइट्स पे नहीं होता है, ठीक है।
तो ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं डिक्री के। तो डिक्री के एसेंशियल क्या क्या हो गया? इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है। फॉर्मल एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या है कि वो अकॉर्डिंग टू द लॉ बना हुआ होना चाहिए, जैसा लॉ प्रिस्क्राइब करता है वैसा होना चाहिए। जजमेंट के बाद वो सेपरेटली ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। देन इट इज एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मींस कि इट इज अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन, कि वहां पे कोर्ट ने जुडिशियली उस मैटर को डिटरमाइन किया। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। देन द थर्ड इज दैट दिस एडजुडिकेशन मस्ट बी इन सूट, यानी सूट में ही केवल एडजुडिकेशन जो दिया गया है। कोई एप्लीकेशन अगर आप फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, उस पर अगर कोर्ट कोई डिसीजन दे रही है तो वो डिक्री नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ लॉ में जहां पे उस एप्लीकेशन को ही सूट माना जाता है, उन सब जगह पे उन एप्लीकेशन पे भी दिया हुआ डिसीजन डिक्री होता है, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड लास्टली, व्हाट इज द लास्ट रिक्वायरमेंट? लास्ट क्या था? कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, कि वो फाइनली डिटरमाइन कर देना चाहिए पार्टी के राइट को। अब उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे कौन सा राइट डिटरमाइन होगा? आपका सब्सटैंटिव राइट डिटरमाइन होगा, ना ही कि कोई आपका प्रोसीजरल राइट डिटरमाइन होगा। अब ये देखो, ये डिक्री का हम लोग डेफिनेशन देख लिए। अब आज के क्लास में हम लोग लास्ट में ये भी देखेंगे, मैं बहुत सारे 10 तरीके का मैं कोर्ट का डिसीजन लाया हूं, आप लोग को बताना है कि उसमें कौन सा डिक्री है नहीं है, ठीक है। उससे पहले हम लोग डीम डिक्री का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन सा डिक्री है कौन सा डिक्री नहीं। तो ये हुआ डिक्री का एसेंशियल, हम लोगों ने देख लिया कि डिक्री होता क्या है। अब आइए, एक कॉन्सेप्ट है आपका डीम्ड डिक्री का, ठीक है। जैसे आप लोग जब बेयर एक्ट जैसे हम लोग देख रहे थे ना, बेयर एक्ट देखते हैं, यहाँ पे जैसे डिक्री का जो डेफिनेशन है इसमें देखिए कि डिक्री के बारे में तो यहाँ डिफाइन कर दिया गया कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन एडजुडिकेशन का है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बताता क्या है कि इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। मतलब कहने का मतलब पहले तो डिफाइन किया, यहां तक आपका डेफिनेशन है कि डिक्री होता क्या है, और इसके बाद बता रहा है कि ये दोनों भी डिक्री के अंदर आएंगे। तो ऐसा क्यों बताया गया, ऐसा क्यों बताया जा रहा है? वाई रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन को बोला जा रहा है दे विल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री, ठीक है। तो डीम्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड? यस, एनीवन? Something which is not true in itself, but it is considered to be a decree. यस, कि समथिंग जो कि एग्जैक्टली नहीं है, मान लिया जाएगा कि आप, अब मान लिया कि जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसको कोई बोलता है कि आज से तुम मेरे सन हो, आज से मैं मान लेता हूं कि तुम मेरे सन हो, यू विल बी डीम्ड टू बी माय सन। तो वैसे ही डीम्ड डिक्री का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीजें, जैसे डिक्री के अंदर कौन फॉल करेगा? जो सेक्शन 2 का जो डेफिनेशन है, जो उसको पूरा करेगा वही उसके अंदर फॉल करेगा, है ना। जो आपका सेक्शन 2 का जो ऑर्डर है उसको जो फॉलो करेगा वही करेगा। अब मान के सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है उस पर अगर कोई कोर्ट का डिसीजन खरा नहीं उतर रहा है तो फिर वो तो डिक्री होगा नहीं। तो डीम्ड डिक्री का कॉन्सेप्ट उसी लिए लाया गया है कि डीम्ड डिक्री का मतलब क्या होता है कि वहां पे कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस कोर्ट के हो सकते हैं जो कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के अंदर जो डेफिनेशन दिया गया है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, एडजुडिकेशन होना चाहिए, कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए पार्टीज के राइट का, वो सब पूरा नहीं भी करती हो बट फिर भी वो डिक्री के अंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डीम्ड डिक्री होते हैं। उन लोग को एक लीगल फिक्शन के थ्रू, स्टैट्यूटरी फिक्शन, ठीक है, फिक्शन का मतलब क्या है? वो क्रिएशन है लॉ का, लॉ के थ्रू बोल दिया गया है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको डिक्री के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पूरा इस पे नहीं हो पाता है, डिक्री के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डिक्री नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ इनको मानता है कि ये डीम्ड डिक्री है और पार्टी उससे, और क्यों मानता है लॉ? डीम्ड डिक्री होने से क्या होता है? अपील का राइट वहां पे मिल जाता है, ठीक है। तो अब देखो डीम्ड डिक्री क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो डीम्ड डिक्री पहले समझ गए कि डीम्ड डिक्री मींस दो नॉट फुलफिलिंग द एसेंशियल फीचर ऑफ decree as required by section 2 subclause 2, but even though they have been categorized as a decree by the legislature, हमारे लॉ मेकर ने उनको बोला है कि नहीं, इनको डीम कर लिया जाएगा, इनको मान लिया जाएगा कि ये डिक्री। अब वो क्या क्या है?
तो देखो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के अंदर तो दो ही चीज को डीम डिक्री बताया गया है, बट उससे ज्यादा डीम डिक्री होता है, ठीक है। जैसे डीम डिक्री पहला आपको देखते हैं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब इसको समझो ये डीम डिक्री कैसे। पहला है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये तो आपको सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ही बता दे रहा है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो कोर्ट करती है, ये भी कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट में आपने प्लेंट दिया, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर, ऑर्डर 7 रूल 11 देखिएगा तो बहुत सारे आपको ग्राउंड्स बताए गए हैं जिसपे कि कोर्ट आपके डिक्री को सॉरी प्लेंट को रिजेक्ट कर देता है। जैसे अगर आपने अपने प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया है, आपने कोर्ट फी नहीं पे किया है, आपने जो पैसे देने थे कोर्ट में समन पहुंचाने के लिए वो आपने नहीं दिया है, आपने कॉपीज ऑफ प्लेंट आपने कोर्ट में नहीं दिया है, आप बार्ड बाय लिमिटेशन है, किसी लॉ के थ्रू अगर आप बार्ड हैं और फिर भी आपने प्लेंट फाइल किया है, तो वहां पर इन सब बहुत सारे ग्राउंड्स आपको ऑर्डर 7 रूल 11 में दिए गए हैं जिसपे कि प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब प्लेंट को जब रिजेक्ट किया जाता है तो हम लोग डिक्री के में क्या क्या एसेंशियल होना नेसेसरी है, एक एडजुडिकेशन होना नेसेसरी है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है, फिर और क्या होना चाहिए, सूट में होना चाहिए, वो सूट में दिया हुआ एडजुडिकेशन होना चाहिए, और फिर लास्टली क्या होना चाहिए डिक्री के लिए, कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया हुआ होना चाहिए। तो अब देखो, अब क्या ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को जब डीम डिक्री बोल रहे हो, क्या ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अगर केवल डिक्री के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या ये इसमें फॉल करेगा, क्या ये चारों चीज यहां पे हो रही हैं? अब मान के चलो Yes, ये sir. फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ये सूट में दिया गया है, सूट कोई फाइल किया गया तो उसी में रिजेक्शन किया गया है, ठीक है। अब क्या ये यहां पे जुडिशियल डिटर्मिनेशन है? जुडिशियल डिटर्मिनेशन क्या है, दोनों पार्टी को देखते हुए, दोनों पार्टी का एविडेंसेस लेते हुए डिसीजन आप दे रहे हैं, तो क्या ये एडजुडिकेशन है प्रॉपर सेंस में? नो सर। Sir, I नहीं है। feel so. फिर why do you feel so? Sir, because the grounds, the law जो भी mentioned है to submit a plaint, वो चीज आप fulfill नहीं करो, so somehow you are breaking the law. So हाँ, that's तो why I feel that. So that's तो why I तुम feel that तुम education तुम होता है. तुम लॉ का रिक्वायरमेंट, अभी तो दूसरा पार्टी आया ही नहीं ना, अभी तो जुडिशियल डिटर्मिनेशन कब करते हो, जब मैटर दोनों पार्टी का आ जाता है जुडिशियस माइंड योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके चलो, फिर यहाँ पे कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो रहा है क्या, जब प्लेंट को आप रिजेक्ट कर रहे हैं कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो रहा है क्या? नो सर, नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो डिक्री का डेफिनेशन है 2 सब क्लॉज 2 के अंदर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये काफी जगहों पे डिक्री का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये डिक्री में नहीं फॉल करना चाहिए। बट लॉ जो है स्टैट्यूटरी फिक्शन क्रिएट करके बोलता है कि नहीं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को जो है आप क्या कहेंगे, वो डीम्ड डिक्री होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इसको देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144, जो रेस्टिट्यूशन ऑर्डर पास किया जाता है, ठीक है, जो रेस्टिट्यूशन ऑर्डर जो पास किया जा रहा है, तो रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर सेक्शन 144 में पास किया जाता है। अब देखो रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर सेक्शन 144 में होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं बेयर एक्ट से। इस सेक्शन को सभी लोग रेफर कीजिए, 144 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इसको भी डीम डिक्री माना जाता है। बहुत नीचे चले गए। देखो रेस्टिट्यूशन ऑर्डर होता क्या है, 144 क्या बताता है कि वेयर एंड इन सो फार एज डिक्री ऑर्डर इज वैलिड और रिवर्स्ड, ठीक है, कि जहां पर भी कोई भी डिक्री, कोई भी ऑर्डर को अगर रिवर्स किया जा रहा है,
किसी अपील में, किसी रिवीजन में, या किसी भी प्रोसीडिंग में या सेट असाइड किया जा रहा है या मॉडिफाई किया जा रहा है इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड फॉर द पर्पस। ठीक है, यहां तक समझो। यहां पे क्या बता रहा है कि अगर कोई पहले का डिक्री है, ठीक है, कोई ऑर्डर है, ठीक है, मान के चलो कोई डिक्री है, इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। मॉडिफाई कब किया जा रहा है? या तो ये डिक्री जब अपील में गया है वहां मॉडिफाई किया जा रहा है, या फिर ये कभी रिवीजन में गया है वहां मॉडिफाई किया जा रहा है, या फिर कोई अदर सूट में मॉडिफाई किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है पहले वाला डिक्री जो है वो गलत तरीके से कोर्ट ने पास कर दिया था। अब बाद में कोर्ट को पता चला कि नहीं, यहाँ पार्टी के साथ इनजस्टिस हुआ है, तो कोर्ट क्या कर रहा है, अब पहले वाले डिक्री को मॉडिफाई कर रहा है, रिवर्स कर रहा है या चेंज कर रहा है। तो अब मान लो कोई भी डिक्री को अगर रिवर्स या चेंज किया जाए तो फिर वो पार्टी को जो लॉस हुआ है, जो भी मॉनेटरी लॉस या पर्सनल लॉस हुआ है, उसको रिकवर करना होगा ना। तो इसके लिए वो क्या करेगा, द कोर्ट विच पास्ड द डिक्री शैल, नॉट सुओ मोटो, खुद से नहीं, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे who is entitled to any benefit by way of restitution or otherwise cause such restitution to be made। अब ये पूरा सेक्शन देखोगे तो इसमें पता चलेगा कि रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कि मतलब आपको जो भी लॉस हुआ उतने टाइम में उसको ओवरकम करने के लिए कोर्ट जो है रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर देगी। ठीक है, मान लिया कि आप कोई बिजनेसमैन थे, आपको आपके प्रॉपर्टी से किसी डिक्री के अकॉर्डिंग डिस्पोजेस कर दिया गया, वो डिक्री बोला कि आपको पोजीशन ट्रांसफर कर देना है, बाद में पता चला नहीं, राइटफुल पोजीशन आपके पास था, तो आपको तो कमर्शियल लॉस हो गया इतने टाइम तक, तो आपको जो है क्या, आपको रिस्टोर किया जाएगा। रेस्टिट्यूशन ऑर्डर का मतलब क्या है, पार्टी को उसी पोजीशन में रिस्टोर कर देना जहां पर वो रहता अगर गलत डिक्री पास नहीं हुआ होता, राइट। तो यहां पे रेस्टिट्यूशन ऑर्डर दिया जाएगा। तो ये रेस्टिट्यूशन ऑर्डर कैसे दिया जाएगा, सूट में दिया जाएगा, अपील में दिया जाएगा, एप्लीकेशन के थ्रू दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा बताइए, किस बेसिस पे दिया जाता है? अभी देखे ना यहाँ पे हम लोग, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन देना पड़ता है पार्टी को, जो भी पार्टी वहां पे एग्रीव्ड पार्टी है उसको रेस्टिट्यूशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। कोर्ट ने कोई डिक्री रिवर्स कर दिया मान लो, लेकिन कोर्ट को क्या पता है कि उसको कुछ लॉस हुआ था या नहीं हुआ था, कोर्ट को कुछ लेना ही देना नहीं है। अगर कोर्ट ने कोई डिक्री रिवर्स किया है तो अब जो भी वहां पे अग्रीव्ड है वो जाए और कोर्ट में अप्लाई करे कि भाई आपने डिक्री रिवर्स कर दिया, मुझे जो लॉस हुआ है मुझे रिस्टोर किया जाए। ठीक है, तो ये रेस्टिट्यूशन ऑर्डर के लिए क्या एप्लीकेशन देना होता है। तो क्या ये डिक्री में आएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 2? अगर स्ट्रिक्टली सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग देखें तो वेदर इट विल फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ डिक्री, बताइए। नो सर, क्यों नहीं फॉल करेगा, रीजन बताओ। सूट नहीं, यस, क्योंकि हाँ बताओ रीजन बताइए। डिक्री के लिए सूट में डिक्री पास होता है, यस, Application। सूट में होता है, और यहाँ पे क्या है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, दिस इज एन एप्लीकेशन विच हैज बीन मेड। लेकिन इसको भी जो है क्या माना गया है, इसको टीम डिक्री माना गया है। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सर अभी जो दो मतलब 10 सेकंड पहले जो बोले थे वो रिपीट कर दिए, आवाज कट रहा था आपका। क्या मतलब बताइए, तो क्या डाउट हुआ पूछिए। एप्लीकेशन के बाद जो बोले थे कि जो पार्टी जाएगा कोर्ट में, मेरा कहने का मतलब है रेस्टिट्यूशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है कोर्ट में। रेस्टिट्यूशन पे के लिए अप्लाई करने के पहले ये नेसेसरी है कि कोई डिक्री पहले पास था, उसको उस डिक्री को रिवर्स कर दिया कोर्ट ने। तो उस डिक्री को जब रिवर्स किया तो पहले वाले डिक्री में जरूर किसी पार्टी के अगेंस्ट वो डिक्री दिया गया होगा, और अब रिवर्स हो गया, तो जो भी वहां पे अग्रीव्ड पार्टी है वो अब कोर्ट में जाके अप्लाई करेगा कि क्योंकि कोर्ट ने वो डिक्री रिवर्स कर दिया है, यानी मेरे राइट को कोर्ट ने मान लिया है, और मुझे जो इतने टाइम में लॉस हुआ है मुझे वो रीस्टोर किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए उस पार्टी को कोर्ट में अप्लाई करना होगा रेस्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, तो रेस्टिट्यूशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, कोर्ट खुद से आपको नहीं रिस्टोर करती है। तो यहाँ पे कोर्ट जो भी आपके रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर फिर पास करेगी आपके एप्लीकेशन पे, वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग तो डिक्री के डेफिनेशन में आएगा नहीं, क्योंकि डिक्री होने के लिए वहां पे सूट होना नेसेसरी है, एप्लीकेशन पे तो डिक्री होता नहीं है। बट इसको क्या है, डीम डिक्री मान लिया गया है ना, इसको भी यहाँ पे डीम डिक्री माना जाता है कि ये भी जो है भले डिक्री का जो रिक्वायरमेंट है नहीं भी पूरा कर रहा हो, बट इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ डीम्ड डिक्री। ओके, एक और एग्जांपल देखो,
ऑर्डर 21 रूल 58 जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, बस ऐसे ब्रीफली आप लोग को आइडिया देते हैं कि जैसे कोर्ट जो है बहुत जगह पे एग्जीक्यूशन जब डिक्री का होता है, तो डिक्री का जब एग्जीक्यूशन होते रहता है तो कोर्ट उस समय क्या करती है, काफी सारा किसी भी डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट अटैचमेंट ऑर्डर पास करती है। ठीक है, अटैचमेंट ऑर्डर की किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाए। ठीक है, जो भी जजमेंट डेटर है उसके प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए, क्योंकि वो डिक्री एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्या सारा प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है? सारा प्रॉपर्टी अटैच नहीं किया जा सकता ना। सेक्शन 60 आप देखते हैं, सेक्शन 60 में बताया गया ना कि सारे प्रॉपर्टी को आप अटैच नहीं कर सकते। या फिर कोर्ट मान लो कोई प्रॉपर्टी अटैच कर रही है तो उसमें किसी थर्ड पार्टी का राइट है, थर्ड पार्टी के पास राइट है, और वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अटैचमेंट नहीं है, तो वो थर्ड पार्टी क्या करेगा? वैसा अगर अटैचमेंट होगा तो थर्ड पार्टी वहां पे ऑब्जेक्शन रेज करेगा। तो ऑर्डर 21 रूल 58 में वैसे ही ऑब्जेक्शन पे कोर्ट डिसाइड करती है। ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट ने कोई भी प्रॉपर्टी अटैच किया, और वो प्रॉपर्टी जब अटैच किया तो अगर किसी पर्सन को कोई ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट उस ऑब्जेक्शन पे डिसीजन देती है। तो वो डिसीजन जो होता है वो भी आपका क्या होता है, डीम्ड डिक्री होता है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन जो दिया जाता है पार्टी ऑब्जेक्ट करती है। ऑब्जेक्ट कैसे करती है? ऑब्जेक्ट करती है एप्लीकेशन फाइल करके, सूट फाइल करके नहीं। और वो एप्लीकेशन पे जब कोर्ट डिसीजन देता है तो वो डिक्री तो होगा नहीं 2 सब क्लॉज 2 में, लेकिन उसको भी डीम्ड डिक्री माना जाता है। समझ रहे हो? तो ये सारा आपको डीम्ड डिक्री का एग्जांपल है, जो कि आपको सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अंदर नहीं फॉल करने के बावजूद भी वो जो है आपका डीम्ड डिक्री के अंदर फॉल करेगा। राइट, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, फिर ऑर्डर 21 रूल 98, इसको बाद में देख लेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नेचर का है, अभी बताएंगे तो बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा। बस याद रखिएगा अभी कि ऑर्डर 21 रूल 98 में भी जो डिसीजन होता है वो भी डीम्ड डिक्री होता है। वो डिक्री का डेफिनेशन पूरा नहीं कर रहा है सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के अंदर, बट दैट इज स्टिल अ डीम्ड डिक्री। तो ये डीम्ड डिक्री का कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर हुआ? किसी को डाउट यहाँ पे? किसी को डाउट है तो पूछ लो। डीम्ड डिक्री, डीम्ड डिक्री यानी जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के डेफिनेशन पे खरा नहीं उतर रहा है कोर्ट का डिसीजन, बट लॉ ने, स्टैट्यूट ने, लेजिस्लेचर ने अगर उसको डिक्री मान लिया है फिर भी, तो दैट इज अ डीम्ड डिक्री। ओके ओके, अब कुछ चीजें जो होती हैं वो डिक्री नहीं होती हैं, ये भी आपको सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में डेफिनेशन में दिया गया है। तो वो क्या है कि कोर्ट का कोई भी डिसीजन अगर है, एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट क्या हो सकता है? पार्टी अपीयर करना था, पार्टी अपीयर नहीं किया, उसको डिसमिस कर दिया गया, कोर्ट ने सूट डिसमिस कर दिया। दोनों पार्टी अपीयर नहीं किए, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। पार्टी को एविडेंसेस अपने साइड से देना था, नहीं दिया, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। तो कोई भी डिफॉल्ट के लिए अगर डिसमिसल हो रहा है तो यहां पर कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको डिक्री में नहीं फॉल करेगा। और फिर जो आपको अपीलेबल ऑर्डर्स जो होते हैं कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई अपीलेबल ऑर्डर्स वाले कैटेगरी में जो फॉल करता है 104 या 43 रूल 1, वो भी आपको डिक्री में नहीं फॉल करता है। अब चलो ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे भी आप लोग खुद से भी देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। अब हम लोग डिक्री के बारे में काफी कुछ देखेंगे, डिक्री होता क्या है, डीम्ड डिक्री क्या होता है। अब आप लोग मुझे बताइएगा, आज के क्लास में जैसे भी काइंड्स ऑफ डिक्री हम लोग का नहीं हो पाया है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, लेकिन आज के क्लास को एंड करने से पहले अब आप लोग बताइए कि ये सारे जो इतने सारे डिसीजंस मैंने कोर्ट के यहाँ दिए हैं, इसमें कौन सा डिक्री है, कौन सा नहीं है, और क्यों है, रीजन के साथ बताओ। हैंड रेस करना, ठीक है, माइक अनम्यूट करके नहीं बताइएगा। चलो ठीक है, पहला बताओ, रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, वेदर दिस इज अ डिक्री और नॉट, बताइए, हैंड रेस कीजिए। जो पहला वाला का आंसर दे सकता है, क्या ये डिक्री होगा कि नहीं होगा अगर रिटर्न किया जा रहा है प्लेंट को कोई प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए? तो यस आशुतोष। सर डिक्री नहीं होगा बिकॉज प्रॉपर एडजुडिकेशन नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉपर एडजुडिकेशन नहीं होता है, और रीजन, बस यही रीजन है?
नो सर, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो जाता है क्या जब प्लेंट नो को सर, नो रिटर्न सर, किया नो जा रहा सर। है? तो नहीं कर रहे हैं ना, तो आंसर आपका सही है, ठीक है, कि इट इज नॉट अ डिक्री। क्यों डिक्री नहीं है? क्योंकि यहां पर अभी कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन थोड़ी हो रहा है। आप एक कोर्ट दूसरे कोर्ट में कोई दूसरे कोर्ट में उस प्लेंट को प्रेजेंट करने के लिए रिटर्न कर रहा है प्लेंट को, ठीक है, उस प्लेंट को रिटर्न कर रहा है कि दूसरे कोर्ट में प्रेजेंट करो, मैं प्रॉपर अथॉरिटी नहीं हूं। ये आपको ऑर्डर 7 के रूल 10 में किया जाता है। तो रिटर्न ऑफ प्लेंट का अगर कोर्ट का कोई डिसीजन है, दैट इज नॉट अ डिक्री, ठीक है। ये बताओ, ऑर्डर रिफ्यूजिंग वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स, वेदर दिस इज अ डिक्री और नॉट, बताइए, हैंड रेस करके बताइएगा। अगर कोई भी ऑर्डर कोर्ट का है जिसमें मान लो कोई पार्टी है, उसने 4 रिलीफ क्लेम किया था, कोर्ट ने 3 रिलीफ ग्रांट किया, 1 रिलीफ ग्रांट नहीं किया, वेदर इट इज अ डिक्री और नॉट। देखो सिंपल डिक्री तो सभी को पता रहेगा, ये सब थोड़ा है जो आपको दिमाग लगाना है। ऑर्डर अगर कोर्ट ऐसा दे रहा है ऑर्डर जिसमें कि आपने 4 रिलीफ क्लेम किया था, आपको 3 रिलीफ नहीं मिला, 3 रिलीफ मिला, 1 आपको नहीं मिला, तो वेदर दैट इज अ डिक्री और नॉट, सिंपली बताओ। बस एक ही पर्सन, आशुतोष, यस बताओ। सर सेम डिग्री नहीं है, वाई? बिकॉज जो रिलीफ ऑर्डर में जो रिलीफ मिलते हैं, दे आर नॉट लाइक adjudicated properly. They are done on the basis of like preliminary information and conclusive नहीं होते हैं। ऐसा कहाँ होता है? सर कंक्लूसिव तुम प्लेंट ऑर्डर्स का में मीनिंग प्लेंट अपना, डिग्री। तुम जब अपना प्लेंट सबमिट करते हो, प्लेंट के नीचे के पैरा में रिलीफ प्रेयर किए रहते हो ना कि तुम्हें कोर्ट से क्या क्या चीजें चाहिए, यस सर, यस सर। ठीक है। कोर्ट जब जजमेंट देता है तो कोर्ट वहां पे बताता है ना कि प्लेंटिफ का कौन कौन सा प्रेयर कोर्ट ने मान लिया, कौन कौन सा रिलीफ दिया, कौन कौन सा नहीं दिया। तो ऐसे कैसे बोल सकते हो कि प्रिलिमिनरी होता है? फाइनली दोनों पार्टी को डिसाइड करते हुए कौन सा रिलीफ कोर्ट देगी नहीं देगी, तब ने डिसाइड करती है कि कौन सा रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, दोनों पार्टी के एविडेंसेस को देखते हुए। जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर वर्ड लिखा गया है इसलिए, देखो, और सब कुछ तो ऑर्डर ही होता है कोर्ट का, ठीक है। अब उसमें कौन सा डिक्री है नहीं है वो आपको पता करना है। यस बबली? यस सर, आई थिंक है, डिक्री है ये। यस गुड, व्हाई इट इज अ डिक्री? देखो क्योंकि यहां पर एडजुडिकेशन भी होगा। तुम मान लो 4 रिलीफ क्लेम की हो, ए बी सी डी, अब कोर्ट जो है आपको हियर करती है तो वहां पे एडजुडिकेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, फॉर्मल एक्सप्रेशन तो अपना होगा ही होगा, ठीक है, जो भी है। फिर कोई सूट में ही रिलीफ क्लेम कर रहे हो, ठीक है, और फिर वहां पे फाइनली क्या आपको दिया जा रहा है, जो भी आपका डिटरमाइन किया जा रहा है कि आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, ये क्या है? आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, ये कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ही तो है कि आपने ये रिलीफ क्लेम किया था, आपको नहीं मिलेगा, दैट इज अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, सो दिस इज अ डिक्री, ओके। अच्छा ये बताओ, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू टेक अकाउंट्स। टेक अकाउंट्स यानी बहुत जगह पे आप देखते हैं कमिश्नर वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं रिसीवर की तरह, कोई प्रॉपर्टी है तो उसका रिसीवर की तरह अपॉइंट किया जाता है ऑफिसर्स कमिश्नर को, ठीक है। तो कोई भी अपॉइंटमेंट अगर कोर्ट अगर कोई कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कर रही है तो क्या वो डिक्री है या ऑर्डर है, बताओ जल्दी से, ये तो काफी सिंपल है। ये ऑर्डर है सर। ये ऑर्डर है, सिंपली ऑर्डर, यहाँ पे कोई डिटर्मिनेशन राइट का नहीं हो रहा है, देयर इज नो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट, ओके। अब देखना, अब खुद से दिमाग मत लगाने लगना कि ये एप्लीकेशन पे रिलीफ मांगा गया है या सूट पे, बस इस बेसिस पे डिसाइड करो कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिमांड, ऑर्डर ऑफ रिमांड क्या है, डिक्री है या नहीं है, बताइए। अच्छा ये बताइए, डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, ये बताओ। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, वेदर दिस इज अ डिक्री और नॉट। टाइम बार्ड यानी कहने का मतलब है कि आप कोर्ट में मैटर लेके गए, ठीक है, आप कोर्ट में मैटर ए जो है कोई मैटर लेके गया और वो मैटर जो था 5 साल पुराना था। बी ने कोर्ट के सामने ये प्ली रेज किया
कि ये मैटर जो है टाइम बार्ड है, कोर्ट ने ए के सूट को डिसमिस कर दिया। क्यों डिसमिस कर दिया? क्योंकि ये सूट टाइम बार्ड था। तो ये डिसमिसल जो हुआ अपील का, थोड़ी सूट नहीं अपील मान के चलो, ठीक है, कि कोई भी अपील को डिसमिस कर देते हैं जस्ट बिकॉज इट हैज बीन टाइम बार्ड, ठीक है। मान लीजिए 60 दिन का टाइम लिमिट दिया गया है, 30 दिन का टाइम लिमिट दिया गया है, उसमें नहीं फाइल किया गया, उसके बाद फाइल किया जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे? यस प्रतीक? तो उसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया तो अब उसको नहीं मतलब डिक्री यस, माना ये जाएगा। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है। दिस इज अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। योर अपील हैज बीन डिसमिस्ड बिकॉज इट इज अ टाइम बार्ड, यू कांट कम अगेन बिफोर द कोर्ट, राइट? तो ये आपका क्या हुआ? डिक्री हुआ, ठीक है। ये बताओ लास्ट वाला, डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के लिए तो हम लोग देख ही चुके हैं, डिफॉल्ट वाला आपको ऑर्डर में ही आ जाता है, डिक्री में नहीं आता है, डिक्री में नहीं आएगा। ये बताइए, डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ, ये डिक्री होगा कि नहीं होगा? बताइए। कोई सूट को डिसमिस कर दिया गया है क्योंकि एक पार्टी ने सफिशिएंट एविडेंस कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया, कोई पार्टी उसको प्रूव नहीं कर पाया, तो डिक्री होगा ये, व्हाई? एविडेंस ही नहीं दे पा रहा है पार्टी तो। यस, यहाँ पे एविडेंस ही नहीं दे पा रहा है, यहाँ पे एडजुडिकेशन तो हो रहा है, और जब एविडेंस ही नहीं दिया जा रहा है तो उसको जब डिसमिस किया जा रहा है तो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो रहा है, क्योंकि आपको टाइम दिया गया, आप एविडेंस ही नहीं दे पाए। तो ये भी क्या हुआ? ये आपका डिक्री हुआ, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, क्या डिक्री होता है नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग इसको जहां यहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में काइंड्स ऑफ डिक्री हम लोग देखते हुए सेक्शन 2 के अंदर का जितना भी डेफिनेशन है नेक्स्ट क्लास तक हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है, ताकि उसके बाद हम लोग प्रॉपरली जो स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो स्टेजेस सिविल सूट का है वैसे हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स को, ठीक है। आज के क्लास से रिलेटेड किसी को डाउट है तो पूछ लो। एनीवन? एनी डाउट? ये बताओ, ऑर्डर होल्डिंग एन एप्लीकेशन टू बी मेंटेनेबल, डिक्री है या ऑर्डर? बताओ कोई। दिस वन ऑर्डर है सर। यस, इट इज एन ऑर्डर। यहाँ पे कोई डिटर्मिनेशन किसी के राइट का नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन है, उसको देखा जा रहा है कि हाँ ये मेंटेनेबल है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लिया आपने पॉपर सूट की तरफ फाइल करने के लिए एप्लीकेशन दिया, कोर्ट ने बोला ठीक है आपका एप्लीकेशन मेंटेनेबल है, अब आप सूट फाइल कीजिए। तो ये क्या है? ये बेसिकली बस एक ऑर्डर है, इट इज नॉट अ डिक्री, ठीक है। हमेशा डिक्री में ध्यान रखना, डिटर्मिनेशन राइट का कंक्लूसिवली हो जाता है, ओके। चलो ठीक है, ओके। सो किसी को डाउट है? एनीवन? ओके, चलो ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। Thank you. Thank you. Thank you, sir.